सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 के ट्रेडर्स। और आज हम लोग लर्न स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। यानी एक बिगिनर एक स्मार्ट तरीके से किसी भी स्टॉक को कैसे पिक कर सकता है। आज के बाद आप किसी भी स्टॉक को सिर्फ नाम या उसके टिप्स के बेसिस पर पिक नहीं करेंगे, आप उसके पीछे का बिजनेस समझेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो एंड होने के बाद अपने आप को एक सवाल जरूर पूछना कि क्या मैं कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये सारी चीजें देखता था या नहीं देखता था। आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि आप लॉस में क्यों हो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक अच्छा स्टॉक, यानी कि एक अच्छा बिजनेस होगा उसके पीछे। हर स्टॉक के पीछे एक रियल बिजनेस होता है। फैक्ट्रीज, उसके एम्प्लॉयज, उसके प्रोडक्ट्स, उसके कस्टमर। अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। एक गोल्डन यूज याद रखना, जिस बिजनेस समझ में नहीं आता है उसमें इन्वेस्ट ही मत करो। स्टॉक खरीदते वक्त ट्रेडर मत बनो, ओनर की तरह सोचो। अगर पूरी कंपनी खरीदने हो तभी क्या आप वो कंपनी खरीदोगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसका बिजनेस मॉडल एंड उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी करना। हम स्टॉक का प्राइस नहीं देखते, हम कंपनी की ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें एक वॉरेन बफेट ने काफी अच्छा कोट भी कहा है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अभी फंडामेंटल एनालिसिस मैटर क्यों करता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस क्यों देखना जरूरी है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग से अलग करते हैं हम लोग। सबसे पहले विदाउट एनालिसिस एक आप ब्लाइंड बैटिंग कर रहे हो, और विथ एनालिसिस आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो। एक स्ट्रांग कंपनी मार्केट क्रैश होने के बाद रिकवर कर जाती है, बट वीक कंपनी वहीं पे फेल हो जाती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में। सो रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी की टोटल सेल्स, यानी कि कंपनी का टॉप लाइन, और उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू। ये एक चीज याद रखना, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। अगर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो एक बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। अगर आप हमेशा, अगर आप कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो उसमें आप देखना कि रेवेन्यू लगभग एन्युअली 10% से ग्रो हो। और अगर वो 10% से ग्रो नहीं हो रही है तो ये एक वार्निंग का साइन हो सकता है। मतलब आप थोड़ा उसमें ध्यान देना। ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी हो जाती है, कभी कभी कोई न्यूज आ जाती है तो उसके चलते उसका रेवेन्यू खराब भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो कंपनी ही खराब हो जाएगी उसका मतलब। सो आपको रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा देखना है कि 10% के ज्यादा हो रेवेन्यू ग्रोथ। अगर डिक्लेन रेवेन्यू है तो ये एक वार्निंग की साइन है। और आपको हमेशा हमेशा आप जब भी कोई स्टॉक लेते हो तो उसके पीछे आपको उसका कंपैरिजन करना है। पीयर्स आते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, अगर आप उसमें जाओगे, एनालिसिस में जाओगे तो आपको पीयर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको उसी सेम इंडस्ट्रीज में काम करती हुई डिफरेंट कंपनीज मिलेगी। उसका उसका रेवेन्यू और आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रेवेन्यू आपको मैच जरूर कर देना है। ये एक प्रो टिप्स हो जाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। रेवेन्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। याद रखना, ये ऑल एक्सपेंसेस में आपका गवर्नमेंट का टैक्स कट गया, सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी कट गई, बाकी सब कुछ कट गया। मतलब सब कुछ कटने के बाद उस कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है। अगर किसी कंपनी का मान लो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, बट उसके एक्सपेंसिव 3 लाख करोड़ के हो जाएंगे, तो वो कंपनी का प्रॉफिट तो 1 लाख करोड़ के लॉस में है। तो क्या वो कंपनी अच्छी हो गई? नहीं, वो कंपनी बहुत खराब हो गई। उसमें रेवेन्यू तो हाई है, रेवेन्यू हाई है, आपने पहला पॉइंट देख लिया, रेवेन्यू हाई है तो मतलब आपने सोचा अच्छी कंपनी, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट आपने प्रॉफिट ही नहीं देखा। प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट में है वो कंपनी। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है। नेट इनकम यानी कि कंपनी की बॉटम लाइन हो जाती है रही, ये कहता था कंपनी एक्चुअल में कितना कमा रही है। अगर नेट मार्जिन आइडियली 10% से ज्यादा है तो एक अच्छी कंपनी होगी। और ग्रोथ, अगर वो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ग्रो कर रहा है साल भर साल, तो वो एक अच्छी कंपनी होगी।
और याद रखना हाई रेवेन्यू प्लस लो प्रॉफिट, तो ये प्रॉब्लम वाली बात होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डेप्थ के बारे में। डेप्थ का मतलब होता है कंपनी ने कितना पैसा उधार लिया है, कंपनी ने कितना पैसा दूसरों से उधार लिया है। डेप्थ का मतलब डीई रेशियो जो हर एक कंपनी का रहता है, अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूं अभी एक स्लाइड खत्म होने के बाद। डेप्थ टोटल डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डी रेशियो का टोटल डेप्थ अपॉन जो शेयर होल्डर की इक्विटी होती है उसको डेप्थ रेशियो बोलते हैं। अगर डेप्थ रेशियो लेस देन 1 है तो ये एक सेफ जोन है। एक्सपांशन के लिए कभी कभी कोई कंपनी डेप्थ ले लेती है लो इंटरेस्ट रेट पे और मैनेजेबल ईएमआई हो जाती है, लेकिन अगर डी रेशियो 2 से ज्यादा है तो ये एक बहुत ही खराब बात होगी कंपनी के लिए। मतलब थोड़ा डेप्थ लेना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ लेना ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए कंपनी के लिए डेंजरस हो सकता है। एक वार्निंग साइन होती है, अगर हाई डेप्थ प्लस रेजिंग इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू ट्रबल, बिग ट्रबल फॉर अ कंपनी। अभी आप सोचोगे आपको डेप्थ रेशियो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो मैंने 3 अच्छी अच्छी कंपनी ली हुई है, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक विप्रो है और एक हुंडई मोटर्स है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है तीनों ही कंपनी बेटर है। हुंडई मोटर्स की बात कर लो, चाहे विप्रो की बात कर लो, या फिर चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लो। सो आप यहाँ पे की फंडामेंटल्स के पास आओगे। ये जो है वो धन का अकाउंट है, आप अपने अकाउंट के हिसाब से आप देखना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे देखो लेस देन 1 है, 0.44, यानी ये एक अच्छी कंपनी है। फिर यहाँ पे आप देखोगे विप्रो, विप्रो में डेप्थ इक्विटी रेशियो देखो 0.23 है, यानी कि ये भी एक अच्छी है। और hyundai मोटर्स आप देखो डेप्थ इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.06%। ठीक है, सो यहाँ पे आप डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो। दूसरा मैंने आपको बोला था पीयर एनालिसिस करने के बारे में, तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी में पीयर एनालिसिस में जाओगे, सो आपको यहाँ पे सारी कंपनी उसके रिलेटेड देखो, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, hyundai मोटर्स, टाटा मोटर्स, इसको आप कंपेयर कर सकते हो विथ अदर कंपनीज जो सेम सेक्टर में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी का मार्केट कैप जो देखो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा है, hyundai मोटर 3rd नंबर पे आता है। फिर अगर पीई रेशियो की बात करें, ये सारे रेशियो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ से आप जो है अलग अलग कंपनी उसी सेक्टर में अलग अलग कंपनी जो काम कर रही है उसका आप एनालिसिस कर सकते हो कि क्या आपकी कंपनी उसमें अच्छी है या नहीं। अगर आप रिलायंस में यहाँ पे पीएस में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा, नंबर 1 मार्केट कैप है, नंबर ये तो इसका पूरा इसमें मार्केट कैप सबसे अच्छा है रिलायंस का ही। ठीक है, और उसके बाद उसका रेवेन्यू देखो, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखो, ये सब आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। और उसी सेम लेवल पे जो दूसरी उस कंपनी काम कर रही है वो सब भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। और ये आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर अभी थोड़ा सा न्यूज के चलते डाउन है, बट कोई बात नहीं, हम लोग खाली एनालिसिस की बात करें, अच्छे स्टॉक कैसे पिक करें। यहाँ पे आप देखो उसी सेम सेक्टर में कौन से उसके कॉम्पिटिटर्स है, वो सब की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर एक शेयर को कितना प्रॉफिट मिला। अगर हायर ईपीएस तो मतलब मोर प्रॉफिटेबल पर शेयर। ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और इसकी फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ है तो उसका ईपीएस हुआ 10 रुपीस पर शेयर। अगर कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है तो यानी कि एक अच्छी साइन हो सकती है, यानी कि ये अच्छी साइन है और अच्छी कंपनी है। और अगर उसका ईपीएस डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग वाली बात होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीई रेशियो के ऊपर। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमा के दे रही है तो वो आपसे कितना प्राइस ले रही है। ठीक है, तो पीई रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। अगर ईपीएस कम हुआ तो मतलब अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड मतलब थोड़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर 15 से 25 हुआ तो एक रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल रेंज में है। और 25 से ज्यादा हुआ तो पॉसिबली ओवर वैल्यू है। ठीक है, ये अभी पी रेशो जो है सबके ऊपर अलग अलग होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होते रहता है। आईटी सेक्टर का आप जनरली देखोगे पीई रेशो हाई होता होगा और बैंक्स का पीई रेशो कम होता होगा। और ये पीई रेशो जो है
सेक्टर टू सेक्टर जो है आपका डिफरेंट होता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देखो Hyundai का शेयर है, यहाँ पे एवरेज पी आपको क्या दिख रहा है, 22-30, मतलब एवरेज 25 के अप्रोक्स आपको पी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आईटी सेक्टर में चले जाऊँ तो इसने आपको पी क्या दिख रहा है, 17-20, यहाँ पे आपको 25 के आसपास दिख रहा है और यहाँ पे आपको 15-20 के आसपास दिख रहा है। सो ये इन लोग का एवरेज पी होता है। आईटी सेक्टर का पी रेशियो का एवरेज कुछ अलग होता होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का अलग होता होगा। और ये रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पे देखो जनरली पी तो देखो 6-7 के ही चल रहे, बट रिलायंस का थोड़ा हाई है, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे तो जनरली 7-8 का पी चल रहा है, तो ये एक एवरेज पी रेशियो हो गया सारी कंपनीज का, ठीक है। अगर आप पी रेशियो भी कंपेयर करो, फिर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मैंने आपको बता दिया सेक्टर टू सेक्टर ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 25 है तो कंपनी खराब हो गई। रियल एस्टेट में पी रेशियो बहुत हाई होता है, 70 के आसपास होता है, तो वो रियल एस्टेट में एवरेज गिना जाता है, उसको ज्यादा नहीं बोलते, उसको एवरेज बोलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरओई के बारे में। आरओई क्या होता है? आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। अगर हाई आरओई है तो मतलब बेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर कंपनी का लेस देन 15-10% है आरओई का रेशो, सो बिलो एवरेज है। 10 से 15% है तो एक एवरेज कंपनी है, 15 से 20% है तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और 20% से ज्यादा है सो ये एक एक्सेलेंट कंपनी है। सो ये आपको कहां पे देखने मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपको आरओई का रेशो आपको देखने को मिल जाएगा हर एक कंपनी का, ठीक है। सो यहाँ पे अभी एक्चुअल कितना चल रहा है, 34% के अप्रोक्स यहाँ पे चल रहा है आरओई। मार्च 2025 पे जब रिजल्ट आया था तब की बात है। विप्रो में अगर मैं देखने जाऊँ तो विप्रो में भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो 15% के अप्रोक्स चल रहा है। एंड रिलायंस में अगर मैं देखने जाऊँ तो रिलायंस में भी आरओई का रेशियो जो आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 8% चल रहा है। सो अब यहां से आप जाके आरओई का रेशियो चेक कर सकते हो। उसके बाद वॉरेन बफेट ने कहा था अगर कंसिस्टेंटली 15% के ऊपर आरओई का रेशियो आ रहा है तो वो एक बिजनेस, एक क्वालिटी बिजनेस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोटर्स होल्डिंग्स के बारे में। प्रमोटर होल्डिंग्स क्यों जरूरी है, किसी भी कंपनी में क्यों जरूरी है? सबसे पहले आप प्रमोटर का मतलब समझो। प्रमोटर का मतलब होता है ओनर के पास, यानी कि जो कंपनी का फाउंडर है उसके पास कितनी ओनरशिप है, ठीक है। जो कंपनी का जो फाउंडर है उसके पास कितनी ओनरशिप है। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉन्च किया, ठीक है, उसका पहले आपके पास 100% था, फिर आपको लोन लेना पड़ गया तो आपने समझो 10% इक्विटी डाइल्यूट कर दी अपनी, और 90% आप ओनर हो, और धीरे धीरे आपने उसको लिस्ट कर दिया, और धीरे धीरे आपने उस बिजनेस में से इंटरेस्ट हटाते गए और आप धीरे धीरे पूरी कंपनी ही बेचते चले गए। आपकी इक्विटी पूरी डाइल्यूट करके आप उसमें से निकल गए। सो उसमें क्या दिखता है, उसमें दिखता है कि आप एज अ ओनर आप खुद अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो ऐसी कंपनी कोई बाय करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए जो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग है ये देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आइडियल रेंज की बात करें तो 50-75% होता है, ठीक है। एनएससी का अगर आप कोई भी कंपनी अगर आप लिस्टेड है तो उसका रूल है कि अगर आप लिस्ट हुए हो उसके 3 साल के अंदर अंदर, शायद से 3 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर, ऐसा कोई रूल है कि आपको अपनी इक्विटी जो है डाइल्यूट करके 75% पे लाना होगा। मैक्सिमम आप अपने पास 75% रख सकते हो, 25% पब्लिक एफआईआई और डीआईआई के पास होनी चाहिए। ये एक रूल है। इस रूल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हाई होल्डिंग होगी तो कॉन्फिडेंट होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, और आपका इंटरेस्ट उसमें दिखेगा कि प्रमोटर इंटरेस्टेड है, और एक स्टेबल ऑपरेशंस दिखेगा। अगर लो होल्डिंग होगी तो क्या दिखेगा, आप अपनी कंपनी के बारे में खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप इन्वेस्टर को कैसे उस शेयर को बाय करने पे आप मजबूर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगर वो कंपनी के शेयर्स, प्रमोटर होल्डिंग में भी आपको देखने वाली चीज है कि कंपनी ने कितने परसेंट शेयर जो है वो प्लेज में रखे हुए हैं। अगर प्लेज शेयर्स बहुत ज्यादा हुआ तो एक रिस्क हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री फीचर्स के बारे में।
इवन बेस्ट कंपनी भी स्ट्रगल करती है अगर इंडस्ट्री डाई करने लग जाती है। अभी आप अगर देखोगे आईटी सेक्टर जो काफी टाइम से बूम में चल रहा था, आईटी सेक्टर का प्रॉफिट आप देखोगे कितना रिटर्न दे रहा था, बट अभी आईटी सेक्टर में एआई बबल हो गया, ये सब न्यूज आ रही है, टैरिफ्स वगैरह चल रहा है और आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। सो क्या ये इंडस्ट्री जो डाई हो रही है, धीरे धीरे डाई हो रही है। सो आपको हमेशा टेल विंड्स की तरफ देखना, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, जो फ्यूचर में आपको लगता है कि अच्छा ग्रोथ या अच्छा पोटेंशियल है उसमें ग्रोथ होने का। फिर आपको अवॉइड करना है जिसका डिमांड कम हो रहा है, जिसका कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका रेगुलेटरी में कोई इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, वो सारी कंपनीज आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या आपने ये ऑल 8 बॉक्स जो है वो आप चेक करते हो या नहीं। ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना, ठीक है। आज ये स्लाइड आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टॉक सिलेक्शन चेकलिस्ट। सो अगर आप आज के बाद कोई भी स्टॉक परचेस कर रहे हैं, सो आप जरूर से देखना कि क्या आप ये सारी चीजें देखते हो। एक पावरफुल फ्रेमवर्क याद करो, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको हमेशा ये 8 चेक बॉक्सेस देखने हैं। कौन कौन से चेक बॉक्सेस हो गए? सबसे पहला हो गया रेवेन्यू ग्रोथ, सेकंड हो गया प्रॉफिट स्टेबल, थर्ड हो गया डेप्थ टू इक्विटी रेशो, फोर्थ हो गया ईपीएस, फिफ्थ हो गया पीई रेशो, फिर हो गया आरओई, फिर हो गया प्रमोटर होल्डिंग्स एंड 10 इंडस्ट्री के ग्रोइंग। सो क्या आप ये 8 चीजें चेक करते थे? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्यों लॉस में ट्रेड, आपका हमेशा लॉस क्यों होता है स्टॉक मार्केट में। सो चलिए अब एक मैं बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ, एक बिगिनर एडवाइस के लिए गोल्डन एडवाइस। स्टार्ट विथ कंपनीज हुज प्रोडक्ट यू यूज। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसी कोई कंपनी पकड़ो जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गाड़ी है, सो गाड़ी किसकी है? टाटा मोटर्स की है, जुंडाई की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। सो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। फिर आप डाइवर्सिफाई करो अक्रॉस सेक्टर टू सेक्टर, आप अपना रिस्क कम करोगे उससे। फिर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, शॉर्ट टर्म मतलब तो गैम्बलिंग ही हो जाएगा। आज लिया और 6-7 महीने आप सोचोगे कि पैसे डबल हो जाएंगे और फिर मैं बेच दूंगा, तो ये गैम्बलिंग हुआ। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। फिर आप पैनिक मत करो, अगर मार्केट गिर जाती है तो बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी, एक बाई करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक बात हमेशा याद करना, बाय द डिप का मतलब हमेशा आप ये चीज रूल रखा देना, बाय द डिप। अगर कोई स्टॉक 10% गिरता है अपनी ओरिजिनल प्राइस से, तो आप उसमें क्वांटिटी 50% से ऐड कर सकते हो। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल 100 कोई भी कंपनी 100 रुपए पे थी और उसने उसके 100 स्टॉक खरीद लिए, अब वो 10% गिर गई, तो आपने उसके 50%, 100 के 50%, 50 स्टॉक आपने और परचेस कर लिए जब वो 10% गिरी। और फिर वापिस से अगर और 10% गिरी तो और 25%, मतलब इधर जैसे जैसे 10-10% गिरती है, आप अपना इन 50%, 25%, 12.5%, ऐसे ऐसे आप इन इसमें और परचेस करना शुरू कर दो। फिर कीप लर्निंग, हमेशा ये इन्वेस्टिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमेशा ऑपरेटर जो है कोई ना कोई नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे रिटेलर का लॉस होगा। सो आपको स्ट्रेटेजी समझनी है, आपका लॉस कहाँ होगा उसको एक नोट करो, और हर बार विन हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। फिर स्टार्ट स्मॉल, आप हमेशा छोटे से शुरू करो। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए से शुरू करो। डायरेक्ट ऐसा मत सोचो मैं 1 लाख डालूंगा और फिर आगे 10 लाख हो जाएंगे उसके, ऐसा मत सोचो। 5,000 से शुरू करो, 5,000 का 5,100 होगा, 5,200 होगा, ऐसे आप शुरू करो। वॉरेन बफेट का एक कोट है, स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। सो ये एक बहुत ही डीप थॉट है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे सो आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी कभी बोलते हो कि मैंने स्टॉक परचेस किया और ये गिर गया, और मैंने जैसे ही बेच दिया तो ये ऊपर चला गया। सो अभी समझो 2 लोग हैं, आपने स्टॉक खरीदा और दूसरे ने भी स्टॉक खरीदा, अभी गिर गया तो आपने क्या किया? आपने बेच दिया, आप इम्पेशेंट हो गए। और जो बंदा अच्छा था, ट्रेडिंग अच्छी का था, उसने क्या किया? उसने एवरेज कर लिया वो स्टॉक को और उसने और खरीद ली क्वांटिटी, और तो सारा प्रॉफिट की, और फिर स्टॉक ऊपर चला गया तो सारा प्रॉफिट किसको हुआ? आपको हुआ, और आपको क्या हुआ? लॉस हो गया। सो ये एक ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट पीपल होता है। सो पेशेंट प्लस
क्वालिटी बिजनेस प्लस टाइम इज इक्वल टू वेल्थ। ये एक गोल्डन रूल आप हमेशा याद रखना। उम्मीद करता हूं मैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पार्ट 4 देखना है जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, चार्ट्स, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्रीज, एग्जिट स्ट्रेटेजीज के बारे में अगर आपको जानना है, चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में जानना है, किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे फाइंड करना है उसके बारे में जानना है, आप इस वीडियो के नीचे पार्ट 4 कमेंट कर दो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।